लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरे जोरदार घूंसे ने उसे जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया। उसके दोनों होंठ कट गए थे। वो बोला, वो शख्स जो मैडम का मेहमान था कोई खतरनाक आदमी है। मिस्टर बियान ने फोन किया था कि उसे सुबह के नाश्ते में बेहोशी की दवा दे दी जाए। वहां से वापसी पर मैंने सोचा कि लाश ठिकाने लगाने की जरूरत ही नहीं रही। अब अगर इसे इसी तरह डिक्की में रहने दिया जाए तो क्या हर्ज है। डैनी मार्श स्मिथ के सनसनीखेज इंकशाफ ने चंद लम्हात के लिए मेरे दिमाग को माफ कर दिया था। कामयाबी के इस कदर नजदीक पहुंचने के बाद ये हालात मेरे लिए बड़े ही मायूस कुन थे। फौरी तौर पर कोई बात जहन में नहीं आ रही थी। फिर भी मैंने डैनी मार्श स्मिथ से कहा, डैनी, मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी फरामोश नहीं कर सकूंगा। ये हकीकत है कि मैं वही हूँ जिसका इल्म तुम्हें हो चुका है, और ये भी सच है कि मैं सहूनी तंजीम का सख्त दुश्मन हूँ। मैं नहीं जानता कि इन हालात से वाकिफ होने के बाद तुम्हारे जज्बात मेरे लिए क्या होंगे, लेकिन एक बात का वादा करता हूँ कि अगर जिंदा बच गया और तुम्हें कभी मेरी मदद की जरूरत हुई तो तुम मुझे अपने सबसे करीबी दोस्तों में पाओगी। वो बोली, ये वक्त इन बातों का नहीं है शहबाज। कोई ऐसी तरकीब सोचो जिससे तुम महफूज रह सको। मैं जानती हूँ कि इसके बाद क्या नतीजा बरामद होगा। मैंने कहा, ठीक है डैनी, मगर मेरा मजहब मायूसियों और परेशानियों में घिरे हुए इंसान को बहुत बड़ा सहारा देता है। मुझे खुदा की जात पर भरोसा है और ये भी यकीन है कि जो कुछ मेरी तकदीर में लिखा गया है वो मेरे हक में बेहतर ही होगा। लेकिन फिर भी जहाँ तक बचाव की कोशिशों का सवाल है, मैं इसमें कोताही नहीं करूंगा। इंसान मुसीबत में क्या नहीं करता, मगर एक दोस्त की हैसियत से तुम्हें मजीद तकलीफें देते हुए मुझे शदीद नदामत का एहसास हो रहा है। डैनी ने पुरखुलूस लहजे में कहा, मजीद तकलीफों से तुम्हारी क्या मुराद है, मुझे बताओ। मैंने कहा, डैनी, मुझे कहीं से एक मेकअप बक्स मिल सकता है जिससे मैं अपने चेहरे में कुछ तब्दीलियां पैदा कर सकूं। डैनी चौंक पड़ी, बोली, मैं तुम्हें फराहम कर सकती हूँ, मेरे पास मेकअप बक्स मौजूद है। मैंने दिलचस्पी से कहा, क्या वाकई? वो बोली, हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी रिहाइश गाह तक जाकर वापस आना होगा। तुम अगर कहो तो मैं फौरन चली जाऊं। बस तुम मेरे लिए दुआ करना कि खुदा मुझे मेरे मिशन में कामयाब करे। मैंने कहा, डैनी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरा अब यहाँ रुकना खतरनाक साबित हो सकता है। वो बोली, क्या मतलब? मैंने कहा, हाँ डैनी, मुझे अब ये जगह छोड़ देनी होगी। वो बोली, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन फिर तुम किस हैसियत से? मेरा मतलब है। मैंने कहा, ये सब कुछ बाद में देखा जाएगा। फिलवक्त इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि हम निगरानी करने वालों की नजरों से छुपते छुपाते यहाँ से निकल चलें। डैनी ने एक पिस्तौल निकाल कर मुझे दिया। फिर बोली, अगर ये बात है तो मैं तुम्हें आर्जी सहारा दे सकती हूँ। हालांकि हेनरिक जैसे शैतान से हम इस बात की तवक्को कर सकते हैं कि बिलाखिर उसका जहन मुझ तक पहुंच जाएगा। अगर तुम यहाँ से गायब होगे तो वो सोचेगा कि तुम्हारी गुमशुदगी के असबाब क्या हो सकते हैं और तुम्हें किन जराए से इत्तला मिली होगी। लेकिन शहबाज, मैं तुम्हारे लिए ये खतरा मोल लेने को तैयार हूँ। आओ जल्दी करो, उसने कहा, और मैं तैयार हो गया। हम उसी खिड़की से बाहर आए थे। बाहर निकलने से कबल मैंने दरवाजा खोलकर एहतियातन झांक लिया था। वहां कोई मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। खिड़की से उतरकर हमने खिड़की बंद कर दी थी और फिर रात की तारीकी में हम छुपते छुपाते उस इमारत से बाहर निकल आए। मैं इंतहाई मुस्तैद और मोहतात था। मुझे भी शुबा था कि अगर हेनरिक को मेरे बारे में मालूमात हासिल हो गई हैं तो फिर उसने मुझे आजादाना छोड़ दिया होगा, बल्कि मेरी निगरानी की जा रही होगी। मुझे ये भी एहसास था कि मुमकिन है डैनी को उस इमारत में दाखिल होते हुए देख लिया गया हो, या फिर मुमकिन है हेनरिक की खुद एतमादी ने ये बात सोची ही न हो कि उसे मेरी निगरानी की जरूरत है। उसे यकीन होगा कि इस जजीरे से किसी का निकलना नामुमकिन है और वो जिस वक्त चाहेगा चूहे की तरह पकड़कर मुझे अपने सामने तलब कर लेगा। खैर, सूरत हाल कुछ भी हो, लेकिन डैनी की रिहाइशगाह तक पहुंचने में हमें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था और हमारी तमाम तर एहतियात भी हमें इस बात का एहसास नहीं दिला सकी थी कि कोई हमारा ताक़ुब कर रहा है। डैनी जिस वक्त अपने मकान में दाखिल हुई उसके बदन में हल्की सी कपकपाहट थी। वो जिन खौफनाक हालात का शिकार होने वाली थी उसका एहसास मुझे भी था, लेकिन मैं उस वक्त अपनी हमदर्दी का मुजाहरा करने के काबिल नहीं था। मुझे अपनी जिंदगी की कतई परवाह नहीं थी, लेकिन तंजीम ने जो काम मेरे सुपुर्द किया था और जिस कदर मालूमात मैं हासिल कर चुका था, अपनी जिंदगी गंवाकर इन मालूमात को जाया करना नहीं चाहता था। मुझे यकीन था कि मेरी फराहम करदा मालूमात तंजीम के लिए इंतहाई कारआमद साबित होंगी और वो हेनरिक जैसे शैतान से बचाव करने के काबिल हो जाएगी। डैनी मार्श स्मिथ मुझे अपने कमरे में ले आई। उसने चारों तरफ से दरवाजे मजबूती से बंद कर दिए थे, लेकिन फिर भी हर आहट पर कान लगाए हुए थी। उसके साथ साथ उसने मुझे मेकअप बक्स भी फराहम कर दिया था। मैंने बहुत उजलत में अपना चेहरा तो तब्दील कर लिया, लेकिन लिबास का मसला किसी तरह हल नहीं हो सकता था।
اس لیے مجھے یہی لباس استعمال کرنا پڑا۔ ڈینی کی کیفیت یہ تھی کہ کبھی وہ باہر جاتی تھی اور کبھی اندر آ جاتی۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، شہباز تمہاری شکل تو واقعی تبدیل ہو گئی ہے اور کوئی بھی تمہیں نہیں پہچان سکے گا، لیکن ایک اجنبی انسان کی حیثیت سے تم اس جزیرے پر شناخت کر لیے جاؤ گے اور تمہاری گمشدگی انہیں اس بات کا یقین دلا دے گی کہ یہ تم ہی ہو۔ میں نے کہا اس کے لیے بھی میں کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لوں گا ڈینی، فی الوقت اتنا کافی ہے۔ اور سنو، میری دلی خواہش ہے کہ تم خود کو پرسکون رکھو اور اب مجھے بھول جاؤ۔ کاش میں تمہاری بھرپور مدد کر سکتا، مگر نہایت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت تمہیں اپنی مدد خود کرنی ہوگی۔ میرے سلسلے میں اگر تم پر شبہ کیا بھی جائے تو تم کسی نہ کسی طرح انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرنا، خدا کرے وہ تم پر شبہ نہ کریں۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ اس نے پریشانی کے عالم میں پوچھا، کہاں جاؤ گے شہباز؟ میں نے کہا میں بھی اپنے دفاع کی پوری کوشش کروں گا، اب اتنا کمزور بھی نہیں ہوں کہ کچھ نہ کر سکوں۔ تم فی الوقت مجھے اپنے ذہن سے نکال دو۔ تمہاری اس ہمدردی کے لیے میں تمہارا شکریہ ادا نہیں کروں گا، کیونکہ جو لوگ اس قدر قریب آ جاتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا ان کی محبت کی توہین ہے۔ بہرحال خدا حافظ۔ میں نے ڈینی کے چہرے پر الوداعی نگاہ کی اور وہاں سے نکل آیا۔ فی الحال کوئی منصوبہ ذہن میں نہیں تھا۔ میک اپ کا سامان میں نے اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا، یہ میری اہم ضرورت تھی، لیکن راستہ طے کرتے کرتے دفتن میرے ذہن میں ایک خیال آ ہی گیا اور میں اچھل پڑا۔ یقیناً اس وقت اس سے بہتر ترکیب اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے واپس اسی عمارت کا رخ کیا جس سے نکل کر ڈینی کے گھر تک پہنچا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں اسی کھڑکی کے راستے اندر داخل ہو گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے گہری سانسیں لی۔ یہ نیا خیال جو میرے ذہن میں آیا تھا کسی حد تک سود مند بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے لیے مجھے ایک انسان کو قتل کرنا پڑتا۔ میں نے دراصل اس ڈرائیور کا انتخاب کیا تھا جو مجھے اور مارسیا کو لے کر ساحل تک گیا تھا اور پھر وہاں سے مجھے واپس لایا تھا۔ یہ ڈرائیور اسی عمارت کے ایک حصے میں مقیم تھا۔ مجھے اس سلسلے میں معلومات حاصل ہو چکی تھی، چنانچہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں فوری طور پر اس ڈرائیور کا روپ دھار لوں اور اس طرح وقتی طور پر تو جان بچانے میں کامیاب ہو جاؤں، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تھوڑی دیر تک میں ذہنی کشمکش کا شکار رہا، لیکن یہودیوں کے کسی ایجنٹ کو قتل کرنے میں اب مجھے کوئی جھجک نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اپنے ذہن کو تسلی دی اور نئے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ رات کافی گزر چکی تھی اور عمارت میں ہر طرف گہرا سکون تھا۔ اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہاں میری گمشدگی کا کسی کو پتہ نہیں چل سکا ہے۔ ابھی تک حالات میرے حق میں تھے۔ میں پوری طرح تیار ہو کر کمرے کے دروازے سے باہر نکل آیا اور بے آواز قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ طویل راہداری سے گزر کر میں عمارت کے دوسرے حصے میں آ گیا۔ پوری عمارت سنسان پڑی تھی، اس لیے کسی دشواری کے بغیر میں اس جگہ پہنچ گیا جو ڈرائیور کی رہائش گاہ تھی۔ اندر مدھم روشنی ہو رہی تھی اور رات کے سناٹے میں ڈرائیور کے خراٹوں کی آواز ابھر رہی تھی۔ میں نے اس کے کمرے کے دروازے کو دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ یہاں جزیرے پر دروازے بند کرنے کا رواج نہیں تھا، چنانچہ میں آسانی سے اندر داخل ہو گیا۔ پہلے میں نے احتیاط سے ڈرائیور کے سرہانے، تکیے کے نیچے اور پھر اس کے ارد گرد کسی پستول کی موجودگی کا جائزہ لیا۔ ڈینی کا پستول میں نے اسے واپس کر دیا تھا تاکہ وہ کسی بھی سلسلے میں کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ پستول کا کوئی وجود نہیں تھا۔ میں نے پلٹ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا اور پھر ڈرائیور کو جھنجھوڑنے لگا۔ ڈرائیور ہڑبڑا کر جاگ گیا۔ وہ دہشت زدہ انداز میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، پریشان یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوست، میں نے بحالت مجبوری تمہیں جگایا ہے۔ مجھے افسوس ہے اس وقت تمہاری نیند خراب ہوئی۔ میرے اس نرم رویے سے ڈرائیور کے خوف میں کچھ کمی ہو گئی۔ پھر وہ بولا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میرا نام گومن ہے، بلیک پول کے سیکشن نمبر 3 سے تعلق رکھتا ہوں۔ وہ بولا، اس وقت یہاں؟ میرا مطلب ہے میرے کمرے میں۔ میں نے کہا، ایک ضروری ہدایت لایا ہوں تمہارے لیے، تمہارا نام کیا ہے؟ ڈرائیور نے جواب دیا، مائیکل لون۔ میں نے کہا، لون کے نام سے پکارے جاتے ہو یا مائیکل کے نام سے؟ وہ بولا، سب لوگ مجھے لون کہتے ہیں۔ میں نے کہا، نسلاً یہودی ہو؟ بولا، 100%۔ وہ میرا دوستانہ انداز دیکھ کر پرسکون ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، پھر تو تمہیں عربوں سے نفرت ہوگی۔ اس نے زہر آلود لہجے میں کہا، یقیناً۔ میرے ضمیر کی خلش دور ہو گئی۔ میں نے ایک لمحہ خاموش رہ کر خود کو سنبھالا اور پھر کہا، تمہیں یہ سن کر تعجب ہوگا لون کہ اس وقت ایک خطرناک فلسطینی ایجنٹ اس عمارت میں موجود ہے۔ لون اچھل پڑا، اس عمارت میں؟ میں نے کہا، ہاں، وہ میڈم مارسیا کا مہمان ہے۔ اس نے مسٹر ہینڈرک کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ بولا، میرے خدا، وہ شخص فلسطینی ہے؟ ویسے میڈم اسے شہباز کہہ کر پکارتی ہیں۔ لون کے لہجے سے حیرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، ہاں مسٹر لون، یہ حقیقت ہے کہ اس نے چالاکی سے مسٹر ہینڈرک کو بھی دھوکہ دے دیا تھا، لیکن بہت جلد اس کی سازش کا پردہ چاک ہو گیا۔ ہم لوگ بیروت سے یہ اطلاع لے کر آئے ہیں۔ وہ بولا، کیا کوئی لانچ آئی ہے؟
मैं खुद भी यही सोच रहा था कि तुम शक्ल से तो अजनबी लगते हो। मैंने कहा तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, अब उसकी निगरानी की जा रही है। ये इमारत हमारे कब्जे में है, लेकिन अभी उस पर हाथ नहीं डाला जाएगा। पहले ये मालूम किया जाएगा कि यहाँ उसके कुछ और साथी तो नहीं मौजूद। मुझे एक ड्यूटी सौंप कर तुम्हारे पास भेजा गया है। वो बोला, कहो मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हारी जगह ड्राइवर की ड्यूटी अंजाम दूंगा। मैं अपनी असल शक्ल में ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता, क्योंकि उसे ड्राइवर के बदल जाने से शुबा भी हो सकता है। मुझे तुम्हारे मेकअप में रहना है। वो बोला, फिर मैं कहाँ जाऊंगा। मैंने ड्राइवर से कहा, तुम उसी लॉन्च से बैरूत चले जाओगे। उसके चेहरे पर मुसरत के आसार नजर आए। वो बोला, ये तो खुशखबरी सुनाई है तुमने। मैं खुद भी यहाँ उकताहट महसूस कर रहा था। मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मैंने कहा, पहले अपना चार्ज मुझे दे दो ताकि मैं कामयाबी से तुम्हारा किरदार अंजाम दे सकूं। जरा खड़े हो जाओ। वो खड़ा हो गया। उसकी जिसामत का मुझे पहले भी अंदाजा था। मेरे और उसके कद में मामूली सी कमी बेशी थी। मैं उसके मेकअप में बआसानी अपने आप को छुपा सकता था। मैंने पूछा, यहाँ तुम्हारा कोई अजीज है? बोला, कोई नहीं, सब बैरूत में है। मैंने पूछा, कोई दोस्त? बोला, मैं जरा अलग थलग रहने का आदी हूँ, बस यूं ही शनासाई है चंद लोगों से। मैंने कहा, कोई महबूबा वगैरह? वो मुस्कुरा दिया। बोला, अगर होती तो मैं उसे अपने साथ ही ले जाता। मैंने कहा, चलो ठीक है, सारे काम मेरे अंदाजे के मुताबिक हो रहे हैं। गाड़ी की चाबियां कहाँ हैं? उसने बराबर रखी मेज की दराज से गाड़ी की चाबियां निकाल कर मेरे हवाले कर दी। मैंने कहा, मेरे पास आओ। वो मेरे नजदीक आ गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरे जोरदार घूंसे ने उसे जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया। उसके दोनों होंठ कट गए थे। इससे कबल के उसके हलक से कोई आवाज निकले, मैंने अपना पांव उसकी गर्दन पर रख दिया और सर्द लहजे में कहा, तुम्हारी सतह के किसी फर्द को मैंने अभी तक कत्ल नहीं किया, लेकिन तुम भी उसी काबिल नफरत कौम के एक फर्द हो, इसलिए। मैंने पांव को मखसूस अंदाज में दबाया और वो तड़पने लगा। उसकी आंखें और जबान बाहर निकल आई थी। चंद लम्हात के बाद उसने दम तोड़ दिया। मैं उस वक्त बिल्कुल खाली ज़हन था, इसलिए उसकी बेबसी की मौत का मैंने कोई असर नहीं लिया। उसके बाद मैंने उसका मेकअप किया और बिल्कुल मुतमईन हो गया। अब उसकी लाश ठिकाने लगाने का मसला था। इस सिलसिले में काफी दुश्वारी उठानी पड़ी। पूरी इमारत में ऐसी कोई जगह नहीं मिल सकी जहां उसकी लाश ठिकाने लगाई जा सकती। इसलिए मैंने उसे कार की डिग्गी में बंद कर दिया और फैसला कर लिया कि उसे दिन में किसी मुनासिब जगह ठिकाने लगा दूंगा। मैंने अपने इस मंसूबे के सारे निशानात मिटाए और फिर उसके बिस्तर पर आकर लेट गया। सुबह होने में देर नहीं थी। उस कमरे की अकबी खिड़की के शीशों से रोशनी झांक रही थी। हरचंद के सारी रात जागता रहा था, लेकिन फिर भी ज्यादा थकन महसूस नहीं हो रही थी। हालात ही ऐसे पेश आए थे कि मुस्तैद रहने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। मैंने मुंह हाथ धोया। बावर्ची ने 8 बजे नाश्ता दिया, जो मैंने अपने कमरे में ही किया, और फिर लून का लिबास पहने हुए गाड़ी के पास आ गया। पहले मैंने बाल्टी में पानी भर कर गाड़ी धोई और फिर उसका बोनट उठाकर ऑयल वगैरह चेक करने लगा। पेट्रोल के टिन भी मेरी उस छोटी सी रिहाइश गाह में थे और उस वक्त मैं पाइप के जरिए गाड़ी की टंकी में पेट्रोल भर रहा था कि एक शख्स मेरे पास आया। बोला, लून जल्दी करो, मिस्टर बियान के पास चलना है, एक खतरनाक शख्स भाग गया है। मैंने मुस्तैदी से कहा, बेहतर है जनाब। वो शख्स कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। मैंने जल्दी से पेट्रोल का टिन अंदर रखा और ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। गाड़ी बाहर निकाल कर मैंने पूछा, मिस्टर बियान इस वक्त? वो शख्स बोला, मिस्टर हेनरिक की रिहाइश गाह पर ही होंगे, वहीं चलो। मैंने सुकून की सांस ली। ऐसे खतरनाक मरहले अभी पेश आते रहेंगे, मैंने कार ड्राइव करते हुए सोचा। दफतन वो शख्स बोला, रात को तुम पुरसुकून थे। मैंने कहा, मैं समझा नहीं जनाब। बोला, मेरा मतलब है कोई खास बात तो नहीं महसूस की तुमने? मैंने कहा, नहीं जनाब, मुझे नज़ला हो गया था। ब्रांडी के चंद पैग लेकर मैं गहरी नींद सो गया। वो बोला, कसूर हमारा भी नहीं है, हमें कोई इत्तला नहीं थी। मैंने दबे दबे लहजे में पूछा, क्या बात हो गई जनाब? वो बोला, वो शख्स जो मैडम का मेहमान था कोई खतरनाक आदमी है। मिस्टर बियान ने फोन किया था कि उसे सुबह के नाश्ते में बेहोशी की दवा दे दी जाए, लेकिन पूरी इमारत में उसका पता नहीं चला। मैंने पूछा, वो कौन है जनाब? उसने कहा, पता नहीं, बस यही मालूम हुआ है कि वो एक खतरनाक आदमी है। कार मैंने हेनरिक की कोठी के पार्किंग लॉन पर रोकी। मेरे देखते ही देखते कई गाड़ियां बाहर निकली थीं। उनमें 2-2 अफराद बैठे हुए थे। एक अफरा तफरी की सी कैफियत थी और इस बात का अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि मेरी तलाश शुरू हो गई है। वो शख्स गाड़ी से निकलकर अंदर चला गया और मैं अपनी जगह बैठा सोचता रहा। हालात बेहद खतरनाक थे। उस लाश को ठिकाने लगाए बगैर सुकून की सांस नहीं ली जा सकती थी। किसी भी लम्हे किसी भी काम से कार की डिग्गी खुलवाई जा सकती थी और निहायत इत्मीनान से लून की लाश देखी जा सकती थी, और उसके बाद हालात का अंदाजा करना क्या मुश्किल था। मैं उस शख्स के बारे में कुछ नहीं जानता था जो मेरे साथ आया था। मैं कार से उतर आया और इमारत के लॉन का जायजा लेने लगा। कोई जगह मेरे मतलब की नहीं थी और अगर होती भी तो उस कोठी में ये काम मुश्किल था।
अभी तक मेरे जहन में कोई ठोस स्कीम नहीं थी, बस हालात के सहारे आगे बढ़ रहा था। बाकी मामला तकदीर पर छोड़ दिया था। इमारत में गहमा गहमी थी, गाड़ियां आ जा रही थी। जजीरे पर काफी गाड़ियां मौजूद थी। मेरे जहन में मुख्तलिफ ख्यालात आते रहे और फिर अचानक एक और ख्याल मेरे जहन में उभरा। मार्सिया के ड्राइवर की हैसियत से मैं कोई खास मकसद हासिल नहीं कर सकता था। अगर उस इमारत में मुझे कोई ऐसी शख्सियत मिल जाए। फिर मेरी निगाहों ने एक शख्स को तलाश कर ही लिया। काफी उम्र रसीदा शख्स था। उस दिन भी मैंने उसे देखा था जब मार्सिया मुझे हेनरी के पास लाई थी। मेरी जिसामत उससे मेल नहीं खाती थी, लेकिन उसके अंदाज को अपनाया जा सकता था। गर्दन थोड़ी सी झुका ली जाए और शाने ऊंचे कर लिए जाएं तो काम बन जाएगा। मेरी निगाहें उसका ताक़ुब करती रहीं। 3-4 बार वो मुझे नजर आया और मैं उसका जायजा लेता रहा। फिर मैंने एक खतरा मोल ले ही लिया। उसी वक्त कोठी का माली हाथ में एक लंबी कैंची लिए मेरे नजदीक से गुजरा। वो बूढ़ा शख्स भी इत्तेफाक से थोड़े फासले पर मौजूद था। मैंने माली को आवाज दी, सुनो। वो रुक गया। मैंने पूछा, माचिस होगी तुम्हारे पास? उसने कुछ कहे बगैर अपने लिबास से माचिस निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दी। सिगरेट तो मेरे पास थी नहीं। मैंने माचिस से एक तीली निकाल कर उसका शुक्रिया अदा किया और तीली से कान खुजाने लगा। मैंने बूढ़े की तरफ इशारा किया। वो कौन साहब हैं? माली बोला, कहाँ? मैंने कहा, वो बूढ़े से। माली बोला, अरे इन्हें नहीं जानते, नेगी साहब हैं, इस इमारत के कॉन्ट्रैक्टर। मैंने हैरत का मुजाहरा किया, अरे ये नेगी साहब हैं, इनकी सेहत बहुत खराब हो गई है, एकदम बूढ़े हो गए हैं ये तो। माली ने कहा, पिछले 10 साल से तो ये ऐसे ही हैं, मैंने तो इनमें कोई तब्दीली नहीं देखी। मैंने कहा, मैंने तवील अरसे के बाद देखा है, ये तो इसी इमारत में रहते हैं। वो बोला, हाँ, उस लाल क्वार्टर में, पहले यहाँ नहीं रहते थे। मैंने पूछा, अकेले रहते हैं? क्वार्टर तो काफी कुशादा है। वो बोला, अब अकेले रहते हैं, बीवी और दोनों बेटे बैरूत चले गए हैं, उसी वक्त से यहाँ आ गए हैं। वो मुझे बुला रहे हैं, अच्छा मैं चलता हूँ, उसने कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। मैंने दिल ही दिल में फैसला किया था कि इस शख्स से उम्दा कोई दूसरा निशाना नहीं हो सकता। इससे ज्यादा मालूमात मुहैया करना मुश्किल था, इसलिए मैंने उसी पर इक्तिफा किया और फिर दूसरे पहलू पर सोचने लगा, यानी रात की तारीकी में यहाँ दाखिल होने के मसले पर। और उस मौके से फायदा उठाकर मैंने इमारत के बैरूनी हिस्से का एक चक्कर भी लगा दिया। मैंने एक जगह मुंतखब कर ली थी। फिर जब कार के पास वापस पहुंचा तो 2 आदमी मेरे मुंतजिर थे। बोले, कहाँ चले गए थे तुम? मैंने जल्दी से कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, कहाँ चलूं जनाब? वो बोले, मॉर्गन साहब यहीं रुकेंगे, तुम्हें हमारे साथ चलना है, गाड़ी में पेट्रोल है। मैंने इस बात में सर को जुम्बिश दी। सारा दिन मैं खुद अपनी ही तलाश में सरगर्दा रहा। आज पहली बार मैंने ये जजीरा पूरी तरह देखा था, लेकिन अजीब दिन गुजरा था। लून की लाश डिक्की में मौजूद थी और उसे ठिकाने लगाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई थी। उन दोनों ने भी मुझे एक लम्हे का मौका नहीं दिया। ये कार्रवाई शाम 7 बजे तक जारी रही और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें उनकी रिहाइशगाह पर छोड़ दिया जाए। कार से उतरते हुए उन्होंने दूसरे दिन मुझे उसी जगह आने की हिदायत की थी। वहां से वापसी पर मैंने सोचा कि लाश ठिकाने लगाने की जरूरत ही नहीं रही। अब अगर इसे इसी तरह डिक्की में रहने दिया जाए तो क्या हर्ज है? मैं तो अपना हुलिया बदल ही लूंगा। सारा दिन सूली पर लटके हुए गुजरा था, इसलिए अब कदरे सुकून का एहसास हो रहा था। कार लॉक करके मैं लून के क्वार्टर में आ गया। कोई खास बात नहीं हुई थी। बावर्ची ने खाना दिया और खाना खाकर मैंने अपनी सबसे कीमती पूंजी यानी मेकअप का सामान अपने कब्जे में किया और रात गहरी होने का इंतजार करने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।